Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to my YouTube channel. Today we will start the new topic that is Golgi apparatus. Last हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हमने स्टार्ट कर दिया पढ़ने का, जिससे हम पहला ऑर्गेनल पढ़ चुके हैं, दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आई होप आपको वो क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. और क्लियर तो हमें तब पता चलेगा तब हम इससे रिलेटेड ना PYQs करेंगे. तो आप टेंशन न लो, जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा हम PYQs करेंगे. जो हमने पढ़ा है उसको अप्लाई करना सीखेंगे और ये भी देखेंगे कि जितना हमने पढ़ा है वो कितना हम उसको हम अप्लाई कर पा रहे हैं और हमें इससे ज़्यादा और डीप में पढ़ने की नीड है या हमें पहले अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं. तो बेसिकली किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हमें बड़े बेसिक्स अच्छे होने चाहिए. तो इस टाइम हम लोग बेसिक भी स्टडी कर रहे हैं और हम नीट के लिए भी पढ़ रहे हो. ऊपर से हम NCERT जो है वो 1 to 1 लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, ताकि कोई भी लाइन आपको ऐसी ना रहे या कोई भी ऐसा वर्ड जो डिस्कस ना हुआ हो और जो आपको समझ में ना आए. तो एक एक लाइन में आपको यहाँ पर थॉरली एक्सप्लेन भी कर रही हूँ. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे. सो डोंट वरी, जस्ट सिट, रिलैक्स एंड लर्न ओनली. बस आपका ये इतना काम है. तो आज हम 3 ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे इसमें, गोल्गी अपैरेटस, लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स. तो ज़्यादा लंबी वीडियो शायद नहीं होगी क्योंकि थोड़ा सा ही है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. और भी चीज़ें इसमें अगर एक्स्ट्रा ऐड ऑन होने की नीड होगी, एंड ऑफ द चैप्टर इफ़ रिक्वायर्ड आई विल ऐड इन द एंड ऑफ द चैप्टर. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो आज का टॉपिक है हमारा गोल्गी अपैरेटस. तो हमें गोल्गी अपैरेटस के बारे में पढ़ना है. तो गोल्गी अपैरेटस क्या कह रहा है? गोल्गी अपैरेटस की एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं गोल्गी बॉडीज़ भी हम नॉर्मली बोलते हैं, गोल्गी अपैरेटस भी कहते हैं. तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलरली कहीं ना कहीं इसी तरीके से, जैसे कि हमने एंडोप्लाज्मिक का पढ़ा था उसी तरीके से होता है, बट इसमें चीज़ें कुछ अलग दी हुई हैं, वो थोड़ा सा हम पढ़ते हैं. तो एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था कैमिलो गोल्गी. भैया कभी कभी पूछ लिया जाता है साइंटिस्ट का नाम, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. कैमिलो गोल्गी थे. 1898 में उन्होंने क्या करा था, ऑब्जर्व किया था. इस जब ना सेल की स्टडी करी जा रही थी तो उसको स्टेन किसी भी देखो हम क्या माइक्रोस्कोप में, अगर आपने 9th या 10th में करा हो तो जब भी ऑनियन पील का करा होगा तो ऑनियन पील लेते फिर हम एक स्टेन, एक डाई डालते हैं ताकि हम इजीली माइक्रोस्कोप में देख सके. तो सेम जब इस सेल की स्टडी करी जा रही थी, पूरा स्ट्रक्चर इसका स्टडी करा गया, तो कैमिलो गोल्गी जो थे उन्होंने स्टेन किया एक स्ट्रक्चर. उन्होंने बहुत डेंसली एक स्ट्रक्चर स्टेन किया. स्टेनिंग के दौरान उनको पता चला कि भाई कि ये एक अलग तरीके का स्ट्रक्चर है. वो जो डेंसली स्टेन्ड था, मतलब उसने डेंसली स्टेन्ड का मतलब ये हो गया कि वो जो डाई थी उसने उसको एब्जॉर्व कर ली, वो ईजिली डेंस दिखाई दे रहा था. रेटिकुलर स्ट्रक्चर था नियर द न्यूक्लियस. इन्होंने क्या देखा कि वो डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर है वो किसके पास था, न्यूक्लियस के पास था. रेटिकुलर क्यों बोला गया? इसका स्ट्रक्चर भी रेटिकुलम की तरह इस तरह ट्यूब्यूल्स की तरह था, ऐसी इसी तरीके. देखो ये शो हो रहा है, ये रहा स्ट्रक्चर, ये गोल्गी अपैरेटस का है. तो दीज वर लेटर नेम्ड गोल्गी बॉडीज़ आफ्टर हिम. तो कैमिलो गोल्गी ने तो इसको ऑब्जर्व किया था, डिस्कवरी की थी एक तरीके से बोल दो, लेकिन इसका बाद में नाम दिया गया गोल्गी बॉडीज़. तो दे कंसिस्ट अ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक और सिस्टर्नी ऑफ 0 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर डायमीटर. तो उन्होंने देखा कि जब इसकी स्टडी की इसके पूरे स्ट्रक्चर की, कि एक डिस्क है उसकी शेप में सैक, ये देखो ये जो खाली स्पेस होता है इसको सैक बोलते हैं. सैक है सिस्टर्नी, जिसको सिस्टर्नी, इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोला जाता है, जो कि जिसका डायमीटर था 0.5 से 1 माइक्रोमीटर तक का. तो दीज आर स्टैग्ड पैरेलल टू ईच अदर. तो जो ये स्टैग्ड थे वो एक दूसरे से पैरेलल थे. अब देखिए इसका ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये देखो ये ऐसे एक दूसरे से पैरेलल है, पैरेलली चल रहे हैं. देखो ये एक दूसरे से पैरेलल है ना, कोई छोटा कोई बड़ा, लेकिन पैरेलली चल रहे हैं लाइन में. तो वेरिड नंबर हो सकते हैं. वेरिड नंबर मतलब डिफरेंट नंबर हो सकते हैं सिस्टर्नी के प्रेजेंट गोल्गी कॉम्प्लेक्स में. किसी में ज़्यादा, इसको बोला जाता है सिस्टर्नी. तो किसी में ज़्यादा हो सकते हैं, किसी में कम हो सकते हैं, डिफरेंट नंबर हो सकते हैं. द गोल्गी सिस्टर्नी आर कोसेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस. ये कहाँ पर अरेंज होती है? न्यूक्लियस के पास अरेंज होती है, विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्सिस और द फॉर्मिंग. यहाँ पर एक चीज़ और बोली गई है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव. तो भाई फिजिक्स में पढ़ के आगे हो गए ना. कॉनकेव, ये आपका क्या हो गया,
कॉनकेव और कॉन्वेक्स हम इजीली पढ़ के आए होंगे, तो हमको पता है 9th क्लास में पढ़ा होगा, 10th क्लास में। ये कॉनकेव, ये होता है कॉनकेव। कॉनकेव इस तरीके की जो होती है, ऐसे हम पढ़ के आते हैं। तो ये क्या होता है कॉनकेव मिरर, मतलब इधर को, इधर इसका फेस इधर ये ना, ये कॉनकेव, और ये अंदर की तरफ ये कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स, दिस इज़ कॉन्वेक्स। तो उन्होंने क्या बोला है कि कॉन्वेक्स फेस है एंड द फॉर्मिंग, एक सेकेंड, और यार ये क्या हो रहा है, कॉन्वेक्स इसका जो है कॉन्वेक्स सिस है, और ये एक फेस देखो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, ये भी मैं फिगर में भी दिखाऊंगी आपको। हाँ, एंड फॉर्मिंग फेस एंड कॉनकेव ट्रांस, फेस एंड कॉनकेव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेस। मतलब एक तो उसका ना कॉन्वेक्स फेस है, एक उसका कॉनकेव ट्रांस फेस जिसको बोला गया है। अभी आपको नहीं, अभी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा भाई ये क्या कह रहे हैं, कॉन्वेक्स सिस क्या है, ये फेस क्या है, ट्रांस क्या है, हमें नहीं समझ में आ रहा। नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, बस ध्यान कर लो सिस और ट्रांस, बस कॉन्वेक्स और कॉनकेव भूल जाओ कि यहाँ पर क्या है, हम नहीं पढ़ रहे। बस आप पढ़ो सिस फेस पढ़ो आप। यहाँ पर आप 2 वर्ड का नाम याद रखो इसका, वो मैं बताऊंगी सिस फेस क्या होता है, ट्रांस फेस। देखो आपको एक चीज़ याद रखनी, एक याद रखना है आपको सिस फेस, एक आपको याद रखना है ट्रांस फेस। बस 2 चीज़ें इसके अंदर याद रखनी है, मैं फिगर में दिखाऊंगी कि चीज़ें होती क्या हैं, बस अभी यहाँ पर याद रखो इतना, ठीक है। द सिस एंड ट्रांस फेस, द सिस एंड ट्रांस फेस ऑर्गेनल आर एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। ये डिफरेंट होते हैं बट इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। कैसे होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। तो गोल्गी apparatus प्रिंसिपली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, perform the packaging material to be delivered either to the intracellular targets or secreted outside the सेल। यहाँ पर देखो गोल्गी apparatus का, अब ये फंक्शन की बात कर रहे हैं कि गोल्गी apparatus का फंक्शन क्या होता है। उसका फंक्शन होता है कि जो मटेरियल को पैक करना। अब ये क्या मटेरियल है वो भी हम आगे पढ़ रहे हैं। इसके अंदर क्या है कि कोई भी मटेरियल आया है गोल्गी अपैरेटस के पास, उसको पैक करना और उसको डिलीवर करना। भाई आप सपोज करो आप ना किसी भी अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर रहे हो, आपने अमेज़ॉन पे किया, अमेज़ॉन पे अपने एक सेलर को जो भी अपना ऑर्डर बोला उसने, और आपने ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर प्लेस करने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, उस सेलर ने आपके ऑर्डर को प्लेस कर दिया, ऑर्डर प्लेस ले लिया आपका, पैक कर दिया, पैक करके जो भी डिलीवरी है उसके पास भेज दिया। अब ये क्या करता है, इसका काम वही है कि इसने पैकेजिंग करी मटेरियल की और डिलीवर कर रहा है। अब ये डिलीवर कर रहा है या तो इंट्रा सेलुलर टारगेट्स या तो सेल के अंदर, इंट्रा सेलुलर का मतलब होता है सेल के अंदर, या फिर ये सीक्रेट करेगा आउटसाइड द सेल, outside the cell. तो materials to be packed in the form of vesicles from the ER fuse with the cis phase to the Golgi apparatus and moves towards the maturing phase. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये चीज़ है कि जो अभी ये कौन सा अभी हमने पढ़ा कि मटेरियल कुछ भी जो आपका पैक हो रहा है वो कहाँ से पैक हो के आ रहा है, ER के पास क्या है, राइबोसोम्स। ER का फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। ER के पास है राइबोसोम्स क्या बना रहे हैं, राइबोसोम्स। अभी हमने मटेरियल पढ़ा, भाई कौन सा मटेरियल को पैक कर रहा है गोल्गी अपैरेटस, वही मटेरियल को पैक कर रहा है जो ER से आ रहा है। ER के पास क्या है, राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स क्या सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन्स। इन्हीं प्रोटीन्स को गोल्गी क्या करता है, इसको पैक करता है, मॉडिफाई भी करता है एंड देन ट्रांसपोर्ट करता है किधर, या तो विद इन अ सेल के अंदर, विद इन सेल, या फिर सेल के बाहर, आउटसाइड द सेल भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। किसकी फॉर्म में, अब कोई भी आपका जो सेलर है वो क्या करेगा, बहुत अच्छी सी पैकेजिंग करेगा, किसी भी कार्डबोर्ड के बॉक्स में पैक करेगा। तो अब वो जो आपका सामान है वो तो कार्डबोर्ड में पैक होगी, लेकिन ये प्रोटीन किस में पैक होती है, ये इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स की फॉर्म में ये क्या होती हैं, पैक होती हैं, जो कि फ्यूज़ होती हैं कहाँ से, सिस फेस से, और कहाँ ये रिलीज़ होती हैं, मैच्योरिंग फेस, ट्रांस फेस से रिलीज़ होती हैं। कहाँ जो प्रोटीन आ रहा है वो सिस फेस से एंटर करता है गोल्गी में, और डिलीवर कहाँ से होता है, निकलता किधर से, ट्रांस फेस से, मैच्योर फेस से। ये काम होता है सिस फेस और ट्रांस फेस का। फिगर में और बहुत अच्छे से समझ में आएगा, डायग्राम में आपको भी एक्सप्लेन करूँगी।
दिस एक्सप्लेन्स वाई द गोल्गी apparatus remain in close association with the endoplasmic reticulum। अब इससे ये पता चलता है कि भाई क्यों जो गोल्गी apparatus है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्लोज होता है, बिल्कुल पास में ही क्यों होता है। सेल में अगर आप सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपके न्यूक्लियस के पास ER के जस्ट पास में क्या मिलेगा, गोल्गी apparatus। क्यों? क्योंकि उसको ER से प्रोटीन लेना है, उसको मॉडिफाई करना है, पैक करना है, देन ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो अ नंबर ऑफ प्रोटीन्स synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum। अभी ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की है, सेम यहाँ पर लिखी हुई भी है। और मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्गी apparatus बिफोर दे आर रिलीज्ड फ्रॉम इट्स ट्रांसफेस। अब इन्होंने बोला कि यहाँ पर सिस्टर्नी का काम है। सिस्टर्नी का काम क्या है? सिस्टर्नी का काम यहाँ पर ये है जो प्रोटीन को मॉडिफाई कर रही है, जो ER से आ रहा है, वो कौन मॉडिफाई करता है? गोल्गी apparatus का सिस्टर्नी के अंदर वहाँ पर मॉडिफिकेशन होती है और फिर वो रिलीज होती है ट्रांसफेस से, और आती किधर से है? सिस फेस से। ठीक है, जब सिस फेस में जो प्रोटीन है वो मॉडिफाई नहीं है पूरी तरीके से, ना पैक है ना मॉडिफाई है, वो एकदम रॉ मटेरियल आ रहा है ER से, लेकिन अच्छे से मॉडिफाई, उसकी कटाई छटाई अच्छे से उसको मॉडिफाई किया जाता है, पैक किया जाता है, वेसिकल की फॉर्म में पैक किया जाता है और ट्रांसफेस से उसको रिलीज कर दिया जाता है। और ये मॉडिफिकेशन कहाँ होती है? सिस्टर्नी में होती है। सिंपल, बहुत सिंपल है, कन्फ्यूज़ नहीं होना, सिर्फ छोटी सी चीज़ है, ध्यान से सुनोगे तो समझ में भी आएगी। गोल्गी apparatus इज द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो अब इन्होंने क्या बोला है कि जो गोल्गी apparatus है वो इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? क्योंकि उसके अंदर किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर ही ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बनती हैं। मतलब ये कि अब आप देखो, प्रोटीन और लिपिड्स तो कहाँ बन रही है? SER में बन रही है लिपिड्स, और RER बना रहा है प्रोटीन। वो रॉ आ रही है, उसमें कुछ चीज़ ऐड हो रही है, मॉडिफाई हो रही है, तो वो जो मॉडिफाई होके जो बन रही है वो बन रही है आपकी ग्लाइकोप्रोटीन्स, और क्या बन रही है? ग्लाइकोलिपिड्स। यही तो मॉडिफिकेशन कर रहा है, इसके अंदर ग्लूकोज या कोई ना कोई चीज़ ऐड हो रही है, तभी ये शुगर मॉइटीज़ ऐड हो रही है, तभी वो ग्लाइकोप्रोटीन्स बन रही है और ग्लाइकोलिपिड्स बन रही है। और ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स हमने कहाँ पढ़ा था बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? जब उसके साथ प्रोटीन के साथ शुगर अटैच हो जाता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाता है, तो वो ग्लाइकोप्रोटीन्स हो जाती हैं। और अगर लिपिड के साथ अटैच हो जाए कार्बोहाइड्रेट तो वो ग्लाइकोलिपिड हो जाता है समझ में? ईजी रिलेट करते चलो, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। अब मैं आपको ना एक बार डायग्राम में भी दिखा देती हूँ कि कहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो अब हम इसका भी फंक्शंस पढ़ लेते हैं। देखो, गोल्गी बॉडी का फंक्शन पढ़ना है हमें यहाँ पे। ये क्या करती है? मॉडिफाई करती है प्रोटीन्स को और लिपिड्स को, क्योंकि दोनों ही ER से आ रही हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही है। प्रोसेस करती है मटेरियल टू बी रिमूव फ्रॉम द सेल। ये क्या करती हैं? ये भी ना मटेरियल को प्रोसेस करती हैं ताकि वो सेल से क्या हो? रिमूव होके जाए। मेक सिक्रीट, म्यूकस भी सिक्रीट करती है, पैकेज करती है प्रोडक्ट को वेसिकल की फॉर्म में फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब देखो यहाँ पर तो आपको नहीं शायद इतना समझ में आए, लेकिन एक दूसरा डायग्राम भी मैंने ऐड किया है ताकि आपको समझ में आए। देखो ये रहा, यहाँ पर इस डायग्राम पे देखो, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के साथ देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच्ड है, बिल्कुल न्यूक्लियस से अटैच्ड है। और ये गोल्गी apparatus क्या है? ये भी अटैच्ड है, इसी के साथ में है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका सिस फेस, दिस इज सिस फेस, यहाँ पर इसका ट्रांसफेस, ABCD करके सारे फंक्शंस दिए हुए हैं। ये आपका ट्रांसपोर्ट वेसिकल है, ये दिस इज आर सिस्टर्नी, ये सेक्रेटरी वेसिकल्स है जो कि क्या प्रोटीन को लेके जा रही है और सिक्रीट होंगी आगे जाके, या तो किसी भी इंटरनल ऑर्गेनल्स के पास जाएंगी, आउटसाइड द सेल जाएंगी। ए में क्या आ रहा है? ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स ब्रिंग। ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स कहाँ से आ रही हैं? ये आ रही हैं ER से, ये ER से आ रही हैं प्रोटीन लेकर सिस फेस पे, यहाँ से स्टार्टिंग होगी। मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेकर आ रही हैं। ठीक है, ये समझ में आया। बी में क्या हो रहा है? बी में हो रहा है मॉलिक्यूल्स फ्यूज विद मेम्ब्रेन
आर सॉर्टेड बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन। यहाँ पर ये बी में फ्यूज़ हो गई हैं, अब ये सॉर्टेड हो गई हैं कि कौन सी सिस्टर्नी में जाएंगी, कहाँ कहाँ एडिशन, रिमूवल, मॉडिफिकेशन होगा। इसके भी फंक्शंस होते हैं, ABCD के भी, इनके इन अलग अलग सिस्टर्नी के अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर ये सॉर्टेड हो रही हैं कि कहाँ क्या क्या चीज़ ऐड होगी, कहाँ पर पैकेजिंग होगी, कहाँ पर रिमूवल होगा, कहाँ पर एडिशन होगा, मॉडिफिकेशन होगा, और कहाँ पर इनका फिर ये वेसिकल की फॉर्म में जाएंगी। सी में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ सिस्टर्नी में क्या काम हो रहा है, मॉलिक्यूल्स अंडरगो रीमॉडलिंग एंड मॉडिफिकेशन इन सिस्टर्नी। यहाँ पर इनका मॉडिफिकेशन हो रहा है, रीमॉडलिंग हो रही है, जो भी कुछ चीज़ ऐड की जा रही है, कुछ रिमूव की जा रही है। जब यहाँ पर एडिशन, मॉडिफिकेशन सब हो गया, फिर डी में यहाँ पर ट्रांसफेज से क्या हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट। देखो सिस फेस पे आ रही हैं, ठीक है, ट्रांस से याद करो, ट्रांस से ट्रांसपोर्ट, तो सिस अपना आप याद हो जाएगा। ट्रांस से ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो ट्रांस फेज से ही ट्रांसपोर्ट होती हैं। मॉडिफाइड मॉलिक्यूल जो मॉडिफाई हो गया, आर सीक्रेटेड आउट ऑफ द सेल टू अनदर ऑर्गेनल। तो जहाँ इनको जाना है वहाँ पर ये सीक्रेट आउट हो जाएगी, वहाँ पर अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं आपका लाइजोसोम के बारे में। लाइजोसोम के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स के बारे में। ठीक है, चलिए लाइजोसोम क्या कह रहा है। लाइजोसोम भी थोड़ा सा है, इसका भी फिगर है, इसका भी फंक्शन बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो लाइजोसोम क्या कह रहा है, कॉलगी अच्छे समझ में आ गया ना। चलिए लाइजोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी एपैरेटस। ये लाइन ध्यान से सुननी है अच्छे से। ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। वेसिकुलर स्ट्रक्चर का मतलब है वेसिकल। वेसिकल कैसी होती है, इस तरीके की एक स्ट्रक्चर है। ये भी मेम्ब्रेन ही तो है, मेम्ब्रेन बाउंड तो ये रहा। ये कब बनती है, ये बनती है प्रोसेस के दौरान। गोल्गी एपैरेटस में जब पैकेजिंग होके जा रही है वेसिकल्स को, यही क्या बना रही है, लाइजोसोम्स बना रही है। ठीक है, तो द आइसोलेटेड लाइजोसोम, जो आइसोलेटेड हैं, जो ये सिक्रेशन का काम नहीं कर रहे, आइसोलेट है, उन आइसोलेटेड लाइजोसोम वेसिकल्स का काम क्या होता है, हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। बेसिकली लाइजोसोम्स में क्या प्रेजेंट होता है, ऐसे हार्मफुल, वैसे भी हम बचपन से पढ़कर आए हैं कि ना लाइजोसोम को बोला जाता है सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, ऐसे ही लाइजोसोम्स को भी बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसका मतलब क्या है कि कुछ भी वेस्ट है, कोई भी चीज़ है जो अच्छे से नहीं सिक्रीट हुई है, बनी है, आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो लाइजोसोम के पास आती है और लाइजोसोम उसको खा जाता है, मार देता है, ख़त्म कर देता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, उसके पास होता है भाई हाइड्रोलेसिस एंजाइम होते हैं, लाइपेजिस, प्रोटीएजिस, कार्बोहाइड्रेजिस, इतने ज़्यादा हार्मफुल एंजाइम्स होते हैं जो कि ऑप्टिमली एक्टिव, एक ऑप्टिमली एसिडिक पीएच पर काम करते हैं। इसकी पीएच 5.5 के अराउंड होती है, एसिडिक होता है बहुत। और इसका इन एंजाइम्स का ये इतने कैपेबल होते हैं कि ये क्या क्या डाइजेस्ट कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। इवन ये आपके छोटे छोटे जो और भी सेल्स या ऑर्गेनल्स होते हैं हार्मफुल बॉडी में, उनको भी डाइजेस्ट कर लेते, खा जाते हैं, उनको भी किल कर देते हैं। ये होता है आपके लाइजोसोम्स का फंक्शन। तो एक बार और पढ़ाते हैं कि भाई लाइजोसोम्स का, लाइजोसोम आर दी ऑर्गेनल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन सेलुलर वेस्ट। जो भी सेल का वेस्ट है उसको किल करने में काम आता है लाइजोसोम का। और लाइजोसोम एंजाइम हैव अ लो पीएच होती है, उनकी लो पीएच मतलब 5.5 एसिडिक होता है। और इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो कि ये काम कर सकें, ब्रेक कर सके। जो मैं आपको एक्सप्लेन करके आई हूँ वही सारी चीज़ें होती हैं। देखो ये आपके ये जितने भी लाइजोसोम्स हैं इस तरीके से, जो कि क्या काम कर रहे हैं, सेल को किल करने का काम कर रहे हैं। जो भी हार्मफुल चीज़ें, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, उनको किल करने का काम कर रहे हैं। दीज आर द लाइजोसोम्स। ओके, समझ में आया। जोम पढ़ लिया, हमको लाइजोसोम समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं वैक्यूल्स के बारे में। ठीक है, वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। वैक्यूल हमारा लास्ट टॉपिक होगा, माइटोकॉन्ड्रिया हम कल स्टार्ट करेंगे। तो वैक्यूल क्या कह रहा है वो हम चीज़ पढ़ लेते हैं।
वैक्यूल कह रहा है द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बॉन्ड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। वैक्यूल्स किस में मिलते हैं भाई? प्लांट में, एनिमल सेल्स में नहीं होते ये, ठीक है, प्लांट सेल्स में होते हैं। इट कंटेन्स, इसके पास होता है वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, अदर मटेरियल होते हैं जो कि यूजफुल नहीं होते सेल के लिए। वैक्यूल एक तरीके की स्टोरेज बैग है जो कि वाटर भी स्टोर करके रख रहा है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो कि एक्सक्रीट होने हैं सेल से वो स्टोर करके रख रहा है, और भी ऐसे मटेरियल जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है। द वैक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। प्लांट सेल की फिगर में आपने देखा था कि कितना बड़ा सा वैक्यूल था वहाँ पे, ठीक है। इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब यहाँ पर ये होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या होता है, बेसिकली क्या फॉर्म करता है, कॉन्सेंट्रेशन हायर से लोअर में जाती है, यही तो होता है। लेकिन अगेंस्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है, हायर टू लोअर, लेकिन अगेंस्ट जा रही है तो मतलब लोअर टू हायर जा रही है। तो ये क्या कह रहा है कि जो टोनोप्लास्ट है वो फैसिलिटेट करता है किसी भी नंबर ऑफ आयंस को, कि जो जहाँ लो कॉन्सेंट्रेशन होगी ना वो लो से हायर में मूव करेगी। तो हैंस देयर कॉन्सेंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। इसलिए उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो वैक्यूल में ज़्यादा होती है एज कंपेरेटिवली साइटोप्लाज्म। इसलिए साइटोप्लाज्म से आयंस किस में मूव कर रहे हैं, टोनोप्लाज्म में हायर, मतलब लोअर, साइटोप्लाज्म में लोअर है और टोनो वैक्यूल में ज़्यादा है, तो लोअर टू हायर जा रहे हैं आयंस जो कि यूज़फुल नहीं है, स्टोरेज का काम कर रहे हैं। इन अमीबा देखो, टोनो वैक्यूल क्या कर रहा है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को तो स्टोर कर रहा है, वाटर को भी कर रहा है। वाटर मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में से ज़्यादा वैक्यूल में भी प्रेजेंट है। क्यों? जब उसको, जैसे कभी कभी होता है आप कभी कभी प्लांट को पानी नहीं दे रहे हो तो वो अपने इन्हीं वैक्यूल से जो स्टोर वाटर है उसको यूज़ कर लेता है, ठीक है। जब उसको नीड होगी तो उससे यूज़ कर लेगा। तो इसलिए हायर कॉन्सेंट्रेशन आयन की किस में ज़्यादा है, वैक्यूल में, एज कंपेरेटिवली साइटोप्लाज्म। इसलिए साइटोप्लाज्म से वैक्यूल में अगर ज़्यादा है तो फिर वैक्यूल क्या करेगा, तो हम तो वो कॉन्सेंट्रेशन वाली चीज़ें फॉलो करेंगे, ऑस्मोसिस फॉलो करेंगे, हायर टू लोअर में जाएगा क्योंकि साइटोप्लाज्म में लोअर है। लेकिन ऐसा नहीं होता, टोनोप्लास्ट क्या करता है, लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन में आयंस को मूव कराता है। तो इसलिए तो यहाँ पर अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वाला मेथड चलता है। अमीबा में एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ऑस्मो रेगुलेशन वही है कि उसमें यही कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। और प्रोटिस्ट में भी होता है फूड वैक्यूल जो कि उसके इनगल्फिंग करता है फूड पार्टिकल्स को खाने में। तो इस तरीके के टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स बता दिए कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी होता है, फूड वैक्यूल्स भी होता है, ये काम होते हैं वैक्यूल्स के। लेकिन वैक्यूल का कोई भी काम नहीं है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हमने गोल्गी, ईआर और लाइसोसोम्स हमने पढ़ लिया। इसके बाद मैं आपको वैक्यूल का थोड़ा सा फंक्शन और बता दूँ जो मैंने, ये फंक्शन ऑफ वैक्यूल, भाई इसका कोई ज़्यादा फंक्शन नहीं है। दिस इज़ वैक्यूल, ये यहाँ पर फूड है। वैक्यूल इज़ द स्टोरेज स्ट्रक्चर इन द सेल, किसी भी सेल में एक स्टोरेज स्ट्रक्चर है। इट कैन होल्ड वाटर फॉर लेटर यूज और वेस्ट फॉर रिमूवल। तो ये वेस्ट को भी होल्ड करके रखता है रिमूवल के लिए और वाटर को भी, ताकि बाद में प्लांट यूज़ कर सके। तो ये चीज़ थी आपकी फंक्शन ऑफ वैक्यूल का। तो हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। आज हमने पढ़ा है आपका गोल्गी, ठीक है। सेकेंड हमने पढ़ा है लाइसोसोम्स जो भी है, और हमने पढ़ा है वैक्यूल्स, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया न्यू टॉपिक न्यू वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये पार्ट आपको अपलोड हो जाएगा, तो जाके चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो वही इन्फॉर्मेटिव लगी। अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और कीप लर्निंग विद अस, टीचिंग बायोलॉजी बाय प्रियंका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।